मैं डॉक्टर किशोर कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास, अपने फेसबुक पेज कीर्तिहास पर आपका स्वागत करता हूं। भारतीय अतीत के लिए कीर्ति का इतिहास कहना उचित ही प्रतीत होता है, क्योंकि भारत का इतिहास सभ्यतागत राष्ट्र, सांस्कृतिक दस्तावेजों, विशिष्ट राजवंशों की महत्वपूर्ण भूमिका और भारत की जन सामान्य की सकारात्मक और विशिष्ट भूमिका के लिए जाना जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप को प्राचीन समय से ही भारतवर्ष के रूप में जाना जाता है। भारतवर्ष यानी कि भरतों की भूमि। इस देश को भारतवर्ष नाम मिला है महाभारत कालीन दुष्यंत एवं उनकी पत्नी शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर। इंडिया, हिंदुस्तान नाम हमें सिंधु नदी के पास रहने के कारण विदेशियों द्वारा दी गई भौगोलिक अभिव्यक्ति है। भारत का इतिहास बड़ा समृद्ध है और इस अतीत से अवगत कराने का सबसे सशक्त माध्यम है इतिहास। इतिहास हमें तर्करहित धारणाओं से मुक्त करता है और हमें तथ्य और सत्य आधारित ज्ञान प्रदान करता है। इतिहास मूलतः तथ्यों को समझने और उन्हें विश्लेषित यानी कि एनालाइज करने का विज्ञान है। यह समस्त सामाजिक विज्ञानों का अभिलेखागार भी है। यह विमर्श पैदा करने में भी सक्षम है और विवाद भी। यह रोचक भी है और रोमांचक भी। आइए आज बात करते हैं इतिहास के संबंध में कुछ सामान्य बातों की। हिस्ट्री शब्द ग्रीक वर्ड स्टोरिया से बना है, जिसका मतलब होता है जिज्ञासा, ज्ञान अथवा शोध। हिंदी शब्द इतिहास का अर्थ है जो निश्चित रूप से घटित हुआ है। डॉक्टर राधाकृष्ण ने इतिहास को राष्ट्र की स्मरण शक्ति कहा है। इतिहास मानवीय संघर्ष की सच्ची गाथा है। E.H. कार ने कहा है, हिस्ट्री इज एन एंडलेस डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। इतिहास एक अंतहीन संवाद है अतीत और वर्तमान के बीच में। इतिहास मूलतः तर्क का विषय है। यह सामाजिक विज्ञान की एक अंतर विषयक शाखा है। यह हमें एक दृष्टि और दर्शन प्रदान करने में सक्षम है। इतिहास केवल घटनाओं का विवरण मात्र नहीं है, अपितु तथ्यों, साक्ष्यों, स्रोतों की वस्तुनिष्ठ एवं विशिष्ट विवेचना का विज्ञान है। इतिहास के अध्ययन में कार्य कारण संबंधों का बड़ा महत्व है। यदि हम कहें कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे द्वारा प्रारंभ किया गया। 10 मई 1857 को इसको मेरठ में विस्तार मिला और 11 मई 1857 को सैनिकों ने दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित कर दिया। यह सारे तथ्य काल क्रमानुसार उचित हैं, लेकिन यदि हम इस घटना के कार्य कारण संबंधों की विवेचना नहीं करेंगे तो यह मात्र कहानी बनकर रह जाएगा। इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जो कि पहला संगठित प्रयास था भारतीयों द्वारा, इसके कारण निहित हैं ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के 100 वर्षों के इतिहास में, जिसके माध्यम से उन्होंने भारतीय समाज को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक रूप से लगातार एक्सप्लॉइट किया। यह उसके विरुद्ध एक प्रथम संगठित प्रयास था। इस बड़ी घटना ने भारतीय परिप्रेक्ष्य में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया और क्राउन के शासन को स्थापित कर दिया। अतः कार्यकारण संबंधों के परिप्रेक्ष्य में अतीत को समझने का विज्ञान इतिहास है। इतिहास और अतीत का बड़ा गहरा संबंध है। एक सामान्य व्यक्ति समझता है कि इतिहास और अतीत में कोई अंतर नहीं है, परंतु अतीत हमेशा पूरा होता है और इतिहास उस पूरे अतीत को प्राप्त करने का सबसे बेहतर माध्यम है। जैसे मैं कहूं कि मैंने अपने जीवन के 45 वर्ष व्यतीत कर लिए हैं, तो यह मेरा पास्ट है और पास्ट हमेशा पूरा होता है। लेकिन यदि मैं इसे ऑब्जेक्टिव लिखने का प्रयास करूं तो पूरे प्रयास के बावजूद भी कुछ ना कुछ अवश्य छूट जाएगा। इसलिए इतिहास के लिए कहा जाता है कि यह एक गतिशील विषय है, लगातार कुछ ना कुछ
साक्ष्य, कुछ ना कुछ परिप्रेक्ष्य मिलते रहने से इतिहास पूर्ण होता रहता है। अब बात करते हैं इतिहास विज्ञान है अथवा कला। इतिहास लेखन चूंकि तथ्य पर, स्रोतों पर आधारित है, इसलिए एक विज्ञान है। लेकिन विभिन्न इतिहासकार एक समान तथ्यों के आधार पर विभिन्न प्रकार का इतिहास लिखते हैं, इसलिए इसे हम विज्ञान तो कहते हैं, लेकिन कैसा विज्ञान? सामाजिक विज्ञान। यह एक तथ्यात्मक प्रकार का लेखन है जो कि रचनात्मक लेखन से थोड़ा भिन्न है। रचनात्मक लेखन से तात्पर्य है कविता, कहानियां, नॉवेल्स आदि। हम इसे विशुद्ध विज्ञान इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि आर्किमिडीज का सिद्धांत हो, न्यूटन का नियम हो या मेंडल का नियम, वह हर काल परिस्थिति में एक ही प्रकार से प्रमाणित किए जा सकते हैं। लेकिन इतिहास के संबंध में हमारा व्यू पॉइंट, हमारा स्टैंड पॉइंट उसके निष्कर्षों को प्रभावित करता है। अतः इतिहास विज्ञान तो है, लेकिन एक सामाजिक विज्ञान है। अतीत की घटनाओं पर हमारा कोई वश नहीं होता, लेकिन इतिहास लेखन पर इतिहासकार का वश होता है। एक सच्चा इतिहासकार सदैव तथ्यों की, स्रोतों की वस्तुनिष्ठ विवेचना करता है और सही परिप्रेक्ष्य में अतीत को अभिव्यक्त करता है। जब एक सामान्य व्यक्ति इतिहास का अध्ययन करता है तो वह इतिहास के तथ्यों और उसकी विवेचनाओं को उसी रूप में स्वीकार कर लेता है जिस रूप में वह उसके समक्ष प्रस्तुत की गई है। जैसे कि आपने कोई एक लेख पढ़ा कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को बौद्धिक आंदोलन से जन आंदोलन में तब्दील कर दिया। सत्याग्रह और अहिंसा मुख्य सिद्धांत थे। वो साध्य और साधन की पवित्रता की बात करते हैं, यानी कि गोल भी कैसे हो, पवित्र हो, और उन्हें प्राप्त करने का माध्यम जो टूल है वह भी पवित्र हो। और अपनी इन्हीं संकल्पनाओं के साथ वह 1917 से लेकर 1947 तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर छाए रहते हैं। फिर आप एक दूसरा लेख पढ़ते हैं जिसमें क्रांतिकारी आंदोलन की बात होती है, जिसके अंतर्गत बाल, पाल और लाल के विभिन्न कार्यों की बात होती है, जिसके अंतर्गत बात होती है भगत सिंह के योगदान की, उनके दर्शन की, जिसके अंतर्गत बात होती है सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी के योगदान की। तो आप ये महसूस करते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी आंदोलन की भूमिका क्या है। फिर आप एक तीसरा लेख पढ़ते हैं जो किसी साम्राज्यवादी इतिहासकार द्वारा लिखा गया है, और वो कहता है कि भारत तो एक राष्ट्र है ही नहीं, भारत तो विभिन्न जाति और धर्मों का समूह है और एक भौगोलिक इकाई है। और वह यह दावा करता है कि भारत को आधुनिकता और पुनर्जागरण देने में या एक रूपता शासन व्यवस्था देने में या भारत को एक राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में सारा योगदान साम्राज्यवादी शक्तियों का है। फिर आप एक चौथा लेख पढ़ते हैं जो एक राष्ट्रवादी इतिहासकार द्वारा लिखा गया है, जो बता रहा है कि भारतीय प्राचीन प्रज्ञा बड़ी महत्वपूर्ण है और भारत तो सदैव से एक राष्ट्र रहा है। 16 महाजनपद उसके गणतांत्रिक स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। तो विभिन्न तरीके से इतिहासकार हमारे मन मस्तिष्क को, हमारी वैचारिकी को प्रभावित करते रहते हैं। लेकिन यहां पर पाठक का विजडम, उसका विवेक बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। मानव मस्तिष्क को इतिहास के माध्यम से एक निश्चित सांचे में ढालने की प्रक्रिया 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहासकारों द्वारा प्रारंभ की गई। आज भी विभिन्न विचारधारा के इतिहासकार अपने लेखन के माध्यम से मानव मस्तिष्क को प्रभावित करने का कार्य करते रहते हैं, और इतिहास लेखन में विवाद का यही मुख्य कारण है। इतिहास लेखन एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। बहुत सारे इतिहासकार और विद्वान अपनी ऊर्जा इस बात पर लगा देते हैं किसी घटना, विषय या मुद्दे पर पाठक क्या सोचे। हालांकि प्रयास यह होना चाहिए कि वह पाठक को उस विषय, मुद्दे पर इतना विजडम दे सके कि पाठक यह सोच सके कि वो घटना किस प्रकार घटित हुई, और तथ्य, घटना और साक्ष्यों के आलोक में वह अतीत के संबंध में अपनी खुद की समझ विकसित कर सके। इतिहास का वास्तविक उद्देश्य
इसी इतिहास बोध को पाठकों के समक्ष स्थापित करना है। अब बात करते हैं इतिहास के वर्गीकरण अथवा काल विभाजन की। इतिहास सतत है, कंटिन्यूअस है, और यह मानवीय विकास की एक अनादि एवं अनंत धारा है। जैसे हम अपने जीवन के संबंध में यह नहीं कह सकते कि इस तिथि विशेष को मैं युवा हो गया और इस तिथि विशेष को मैं प्रौढ़ हो गया, बल्कि यह निर्भर करता है हमारे शारीरिक और मानसिक लक्षणों पर। फिर भी अध्ययन की सुविधा के लिए हम इसे प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास में विभाजित करते हैं। प्राचीन इतिहास को भी 3 कालों में बांटा जा सकता है, जैसे प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री। भारत के संबंध में 3 लाख बीसी से लेकर 3000 बीसी तक के काल को प्री हिस्ट्री कहा जाता है। यह ऐसा काल है जिसके लिए हमें पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके लिए हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है। ऐसे काल को जिसके लिए कोई भी लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है और पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़े, इस काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। इसके पश्चात आता है आध ऐतिहासिक काल, यानी कि प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत ऐसा काल जिसके लिए हमारे पास लिखित साक्ष्य तो मौजूद हैं, लेकिन उनकी प्रमाणिकता का काल क्रमानुसार वर्णन नहीं किया जा सकता। इस काल के अंतर्गत हम रखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को, वैदिक संस्कृति को। चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अद्यतन पढ़ना संभव नहीं हो पाया है और वैदिक संस्कृति के लिए जो हमारे पास सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं, जो हमारे पास ग्रंथ हैं, उनमें काल क्रम का अभाव है। अतः ऐसे काल को जिनके लिए हमारे पास लिखित साक्ष्य तो मौजूद हैं, लेकिन उनकी प्रमाणिकता पर कुछ प्रश्न चिन्ह हैं, इसलिए हम इस काल को रखते हैं आदि इतिहास के अंतर्गत। आदि इतिहास के पश्चात आता है प्राचीन काल का इतिहास। ऐसा काल जिसके लिए हमारे पास पूर्णतः लिखित साक्ष्य मौजूद हैं, जिनका काल क्रमानुसार वर्णन हमें प्राप्त है, और ऐसे काल शुरू भारत के संबंध में होता है मौर्य काल से। मौर्य काल से लेकर अद्यतन हमारे पास लिखित साक्ष्य मौजूद हैं और उनके एक सतत इतिहास से हम भिज्ञ हैं। भारत के संबंध में मध्यकाल का प्रारंभ होता है 7वीं शताब्दी से और यह काल 18वीं शताब्दी तक चलता है। इस काल विशेष के लक्षण हैं सामंती व्यवस्था, यानी कि फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी, क्लोज्ड इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था, प्रोलिफिकेशन ऑफ कास्ट, जातियों का प्रगुणन, और रेट्रोग्रेसिव प्रोसेस इन डिफरेंट एरिया, और इसके अलावा धर्म का संकुचित प्रयोग। ऐसे काल विशेष को जिसमें लक्षण पाए जाते हैं हम मध्यकाल कहते हैं। मध्यकाल की समाप्ति होती है पुनर्जागरण से। पुनर्जागरण अर्थात एक लंबी जड़ता के पश्चात आने वाला बौद्धिक आंदोलन या एक बौद्धिक प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत 2 प्रकार के दृष्टिकोण अस्तित्व में आते हैं, एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण और एक अन्वेषणात्मक दृष्टिकोण। यानी कि जब औचित्य की अवधारणा आ जाए, जब मानवतावाद प्रमुखता से जगह ले ले, तो हम ऐसे काल को कहते हैं आधुनिक काल। भारत के संबंध में यह काल 18वीं शताब्दी से प्रारंभ होकर 1964 तक के काल को हम आधुनिक इतिहास के अंतर्गत रखते हैं। भारत के संबंध में 1964 के पश्चात के काल को समसामयिक इतिहास के अंतर्गत रखा जाता है, कंटेम्पररी इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत रखा जाता है। धन्यवाद।